मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी। अब कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। जब मेरी उम्र कम थी तो मैं 22 साल की थी, तो मेरे रिश्ते भी बहुत आते थे, लेकिन अब कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था। जैसे ही लोगों को मेरी उम्र के बारे में पता चलता तो अच्छे भले लोग मुझे ठुकरा कर चले जाते। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मेरे दुखों में इजाफा होता जा रहा था कि तभी एक दिन परवीन बुआ हमारे घर में बड़ी खुश खुश दाखिल हुई। इसके हाथ में मिठाई भी थी। मिठाई का डब्बा देखकर मैं समझ गई कि जरूर किसी और का रिश्ता हो गया होगा और वो मेरा कलेजा जलाने के लिए आई है। लेकिन इसने जो बात बताई थी वो मुझे हैरान परेशान करने के लिए काफी थी। इसने बताया कि तुम्हारा एक जगह से रिश्ता आया है। मैंने कहा, अम्मा परवीन, क्यों मजाक करती हो? किसी 60 साल बूढ़े का रिश्ता लेकर आई हो? अब मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ। परवीन अपने कानों को हाथ लगाने लगी। अरे बीबी, वो बात नहीं है, लड़का तो जवान है। अच्छा, अब तो तुम 50 साल के इंसान को जवान ही कहोगी। अच्छी तरह समझती हूँ मैं कि तुम मुझे बूढ़ी समझने लगी हो। मैं परवीन से नाराज होने लगी। अरे बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जिस लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए देखा है वो तो सिर्फ 25 साल का है। ये बात सुनते ही मुझे करंट सा लगा। और होश में तो हो परवीन, कैसे बातें कर रही हो? 25 साल का लड़का, यानी मुझसे 10 साल छोटा, वो मुझसे क्यों करने लगा शादी? मेरी बात सुनकर इसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अरे भाई, अजीब भी कोई चीज होती है। और फिर ये भी तो देखो कि वो लड़का बिना देखे ही तुमसे शादी के लिए राजी हो गया। परवीन की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। क्या दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं? मैंने दिल में सोचा, जो बिना देखे किसी लड़के से शादी करने पर तैयार हो जाते हैं। क्या वो मुझे जानता है? मैंने परवीन से पूछा था। इसके चेहरे के तासरात बदल गई। वो सोच में पड़ गई। नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें जानता है। मेरा इसके साथ एक हफ्ता पहले ही राबिता हुआ। इसने मुझसे यही कहा कि मैं इसे कोई बड़ी उम्र की लड़की दिखाऊं जिसे सहारे की जरूरत हो और शादी के लिए भी वो रजामंद हो। तो तभी मैंने इसे तुम्हारा बताया, क्योंकि तुम्हारा तो रिश्ता हो नहीं रहा था, इसलिए वो मान भी गया। मैंने इसको सारी सूरत हाल सच सच बता दी। अम्मा, परवीन की बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। तो तुमने क्या किया? मुझे इसके सामने बेबस जाहिर कर दिया है, इसलिए अब वो सारी जिंदगी मेरी इज्जत नहीं करेगा। अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। परवीन बुआ मुझे समझाने लगी। देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर तुम इसके साथ अच्छी रहोगी तो वो भी तुम्हें इज्जत देगा। अच्छा और शरीफ लड़का है, इससे बड़ी उम्र की लड़की चाहिए थी। अब तुम मिल गई हो तो इसमें इसकी कोई बुरी नीयत नहीं है, ना ही वो तुम्हारे बारे में कोई ऐसा इरादा रखता होगा। बेटी, वो तो बहुत शरीफ लड़का है। मुझसे कहने लगा कि अम्मा, बस लड़की शरीफ होनी चाहिए, नमाज की पाबंद हो, मुझे और किसी चीज से गरज नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि वो जरूरतमंद हो। देखो तो ऐसे सादातमंद लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं। परवीन बुआ भी मेरा दिल नरम कर चुकी थी। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। लड़की की उम्र मुझसे काफी कम थी। यह बात इनको पता चली तो वो मुझसे ज्यादा खुश हुई। अब्बा कहने लगे, लड़के की तहकीक करवा लो, हम बेटे का रिश्ता कर रहे हैं। अम्मा कहने लगी, खुदा खुदा करके रिश्ता आया है, मैं तहकीक करके अपना दिमाग क्यों खराब करूं? और तुम भी खामखा अपने खोपड़े पर बुढ़ापे में जोर ना दिया करो। इन लोगों ने अगर कोई बुरी नीयत रखना होती तो फिर हमारे घर रिश्ता ही क्यों भेजते? अरे भट्टी, परवीन को लोगों की पहचान है। वो जब कह रही है कि शरीफ लड़का है तो फिर शरीफ ही होगा। आप खामखा का शक मत करें। अम्मा भी ये बातें अब्बा को सुना चुकी थी, इसलिए अब्बा खामोश हो गए। वैसे भी अम्मा अब्बा बेचारे दोनों ही मेरी शादी ना होने की वजह से बहुत परेशान थे, इसलिए रिश्ता आते ही उन्होंने इसे गनीमत समझा। मुझसे कहने लगे कि तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा भला ही सोच रहे हैं, बस तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मैंने भी हाँ कर दी। मुझे और क्या चाहिए था? इस उम्र में मुझे ये कम उम्र नहीं बल्कि खुद से भी कम उम्र वाला लड़का मिल रहा था। मैंने सोचा कि मैं इनकार करके नाशुक्री क्यों करूं, सो मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भर ली थी। कुछ ही दिनों में लड़के की माँ रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई। वो भी काफी जवान लगती थी। सारा खानदान ही खूबसूरत और जवान था। मुझे उन्होंने बताया कि मेरे साथ बच्चे और भी हैं, हम इनके लिए भी लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन पहला रिश्ता आपसे किया है ताकि हमें बाकी लड़कियां भी ढूंढने में आसानी हो, और जब तक बाकी लड़कियां नहीं मिल जाती तुम ही मेरे बेटों का ख्याल रखोगी। मैंने सर झुका लिया था। मैं तो बहुत ज्यादा खुश थी कि मेरी सास इतनी मेहरबान औरत है जो मुझे बड़ी बहू का दर्जा दे रही है। हालांकि इसका बेटा 24 साल का था, तो मुझे भी यही समझ आ रहा था कि इसके बाकी बेटे छोटे छोटे होंगे, तभी वो सब मेरा ख्याल रखेंगे और मैं इनका ख्याल रखूंगी।
होगी, लेकिन ये तो मेरी खुश फहमी थी। मेरी शादी होने में अभी 1 हफ्ता ही बाकी था कि मेरे ससुराल वाले एक बड़ी सी गाड़ी में हमारे घर आए। मैं इन सब लड़कों को देखकर हैरान हो गई। वो सबके सभी जवान लगते थे। उम्र में से 22 साल के दरमियान होगी। कोई भी छोटी उम्र का लड़का नहीं था। ये बस मेरी सास के बच्चे हैं। मैंने दिल में सोचा भी जवान है माशाल्लाह। मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन मेरा दिल ना जाने क्यों किसी खतरे की घंटी बजा रहा था। लेकिन मैं भी अब अम्मा को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन मजीद गुजर गए। लोग मेरी बारात लेकर आ गए थे। वो दिन जुम्मा का था। बारात आना तय नहीं हुआ था, ना ही हमने अभी शादी की डेट मुकर्रर की थी। लेकिन ये लोग इस कदर अचानक आए कि अम्मा अब्बा हैरान रह गए। आखिर इन्हें इतनी भी क्या जल्दी है। अम्मा कहने लगी, कहीं तुम लड़के से राबिता तो नहीं किया? कहीं तुमने इसको हमारे घर के हालात तो नहीं बता दिए? अम्मा मुझसे मुसलसल तफ्तीश कर रही थी। मैंने कहा, अम्मा आप कैसी बातें करती हैं? मैंने लड़के से कोई राबिता नहीं किया। मैं इसे जानती हूँ। ये तो परवीन बुआ के राबिते से आया है। आप भरोसा रखें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मेरी अम्मा को यकीन हो गया कि इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं, तो वो बारातियों के पास गई। इन्हें कहा कि ये तारीख तो मुकर्रर भी नहीं हुई थी। आप लोग क्यों बारात लेकर आ गए? कहने लगे कि हमें जरूरत पड़ गई है। हमारे बेटे का वीजा आ गया, इसे 2-3 दिन में जाना होगा। इसी वजह से हम जल्दी में बारात लेकर आए हैं। वैसे भी हम सादगी पसंद है। आपकी बेटी को सोना तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन हम इस तरह दिखावा नहीं करना चाहते। बेहतर है कि आप अपनी बेटी को इन्हीं कपड़ों में हमारे साथ रुखसत कर दें और निकाह भी कर दें। अम्मा अब्बा को कुछ ना सूझी थी। वो लोग तो 10 तोले सोना लेकर आए थे। अम्मा अब्बा मुतासिर हो गए कि जो लोग इनकी बेटी को इतना सोना डाल रहे हैं, यकीनन वो अमीर भी हैं और बहुत ही ज्यादा मुखल्लिस भी। यूं अब्बा ने इन लोगों के साथ मुझे रुखसत कर दिया था। मैं ये नहीं जानती थी कि ये मेरे माँ बाप का दुनिया का सबसे वकूफाना और सबसे अहम काना फैसला था, जिसे मुझे नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ा। मैं अपनी रुखसती करवाकर अपने ससुराल आ गई थी। कमरे में आकर बैठी तो मेरा शौहर मेरे पास नहीं आया। कमरे में दाखिल हुआ तो इसने अपना चेहरा छुपा रखा था। चेहरा तो दुल्हनें छुपाती हैं, पर मौसूफ ने खुद को इस तरह ढांप रखा था कि मैं इन्हें देख भी नहीं सकती थी। मैं हैरान होकर इसे देखने लगी, लेकिन मुझे इसका चेहरा देखने के बावजूद भी नजर नहीं आ सका। इसने कमरे में पड़ी जाए नमाज उठा ली और बाहर चला गया। मैं तो बस देखते ही रह गई, इसका पीछा भी नहीं किया। थोड़ी देर बाद खिड़की से बाहर देखा तो वो वही नमाज पढ़ रहा था। इसे नमाज पढ़ता देखकर मेरे दिल को सुकून सा हुआ था। दिल में मौजूद बेचैनी खत्म हो चुकी थी। यकीनन कोई नीच वक्त नमाजी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे दिल में आया और मैं मुतमईन होकर अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सो गई कि जब वो वापस आएगा तो इसे दरवाजा बजाना न पड़े। लेकिन पूरी रात गुजर गई। सुबह मेरी आंख खुली तो वहां पर कोई भी नहीं था। दरवाजा वैसे का वैसा खुला ही था। मुझे दुख हुआ कि क्या मेरे शौहर को मैं पसंद नहीं थी, जो वो मेरे पास भी नहीं आया, मोहब्बत भरी कोई बात भी नहीं की। हालांकि मैं खूबसूरत थी और अभी नौजवान लगती थी, लेकिन मेरा शौहर मेरे करीब नहीं आया था। खैर, मैंने सोचा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी जानिब माइल कर लूंगी। फिर मैं उठकर अपने सास के कमरे में आ गई, लेकिन सब लोग अभी सो रहे थे। ऐसा लगता है जैसे इस घर में सुबह जल्दी उठने का रिवाज नहीं है। तकरीबन 10 बज चुके थे। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मेरा शौहर कहाँ और किधर सो रहा है। सच पूछें तो मैंने इसकी शक्ल भी सही से नहीं देखी थी। लेकिन दोपहर से शाम हो गई। मेरे शौहर ने नहीं आना था तो वो नहीं आया। मैं बस इसका इंतजार ही करती रह गई। घर का कोई भी फर्द अपनी नींद से नहीं जागा। यहाँ तक कि दिन के 2 बज गए। अब इन लोगों ने उठना शुरू किया। मेरी सास भी उठकर बाहर आई। इनकी आंखें सूजी हुई थी। लगता था जैसे वो पूरी रात सोती रही हो। मुझे देखकर नजरें चुराने लगी। क्या बात है बेटी, तुम उठ गई? अपने लिए खाना वगैरह बनाया या फिर मैं बना दूं? अपनी सास की बात सुनकर मैंने सर झुका लिया। मैं खूब समझ सकती हूँ तुम्हारे जज्बात को कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास नहीं आया तो तुम्हें दुख हो रहा है। बस बेटी क्या करो, मेरे बच्चे हैं ही इतने शरीफ। मेरे बच्चों ने कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। बस इसी वजह से इन्हें आदत नहीं है ये सब कुछ करने की, और ये भी नहीं पता कि अपनी दुल्हन के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। ये कहकर मेरी सास हंस पड़ी, लेकिन मुझे जरा भी हंसी नहीं आ रही थी। मैं उल्टा परेशान हो गई थी। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी, कहा कि बस तुम बिलावजह परेशान मत हो। मैंने भी सोच लिया कि चलो मैं अपने शौहर को आहिस्ता आहिस्ता समझा दूंगी कि वो वक्त पर घर आया करे।
लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरा एक देवर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। भाभी कैसी हैं आप? मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। वो भैया आपको बुला रहे हैं। कहाँ है तुम्हारे भैया? मैंने धीमे लहजे में पूछा था कि मेरी सास को अंदाजा ना हो कि मैं परेशान हूँ। भैया तो दूसरे शहर में है, इन्हें रात को ही जाना पड़ा, इसलिए वो आपको वहीं पर बुला रहे हैं। इनकी कोई कारोबारी मीटिंग थी, तब वो वहां से चले गई। अब आपको मेरे साथ चलना होगा, मेरे देवर ने मुझसे आंखें चुराते हुए कहा था। अच्छा ठीक है, मैं हैरान हो गई थी कि मेरा शौहर दूसरे शहर कैसे पहुंच गया, लेकिन फिर मेरे देवर ने यह बात मेरी सास के सामने ही की थी, तो जाहिर है गलत नहीं कह रहा होगा, सही कहता होगा। मैंने यही सोचा, अच्छा मैं तैयार होकर आती हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। मैंने कहा। अब मैं अपने कमरे में चली गई, कपड़े पहने तैयार हुई बाहर आई तो मेरा देवर तैयार खड़ा था। मैं इसके साथ इसकी गाड़ी में बैठ गई। वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। आप आ गई हैं, हमारे सब काम आसान हो जाएंगे, देवर ने अजीब से लहजे में कहा। लेकिन इस वक्त मुझे लगा कि गाड़ी की तेज खुशबू मेरे हवासों में सवार हो रही है। मुझे कुछ होश नहीं रहा, कब मुझे गंदगी तारी हो गई मैं नहीं जानती थी। जब मेरी आंख खुली तो काफी सारा वक्त गुजर चुका था। मैंने इधर उधर देखा, हैरत थी कि मैं इधर गाड़ी में ही मौजूद थी, जबकि गाड़ी हमारे घर के बाहर ही खड़ी थी। मैंने हैरत से इधर उधर देखा, गाड़ी वही थी। वक्त काफी गुजर चुका था, रात का वक्त हो गया था। अगर मेरा देवर मुझे दूसरे शहर लेकर गया था तो मेरा शौहर कहाँ है? इन लोगों ने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं यही सोचने लगी कि तभी एक आदमी दूर से आता दिखाई दिया। इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहता, मेरे घर से मेरा शौहर निकला। कहाँ हो समरीन, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मुझे माफ कर दो। मेरा शौहर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। बड़े गौर से मैंने इसका चेहरा देखा, वो कुछ घबरा गया। आप कहाँ थे? मैं आपका इंतजार कर रही थी। आपका भाई मुझे आपके पास ले जा रहा था, लेकिन मैं तो इसी गाड़ी में हूँ। मैंने उलझे से लहजे में पूछा। हाँ तो क्या हुआ? गाड़ी का सफर तुमने कर लिया, लेकिन मैं तुम्हारे पास खुद पहुंच गया। मेरे शौहर ने ऐसा मुझे बातों में उलझाया कि मैं इससे मजीद कोई सवाल नहीं कर सकी और गाड़ी से निकलकर बाहर आ गई। मेरा सर अजीब किस्म का भारी हो रहा था। जहन में कोई बात नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ रही और मेरे साथ क्या हुआ। मुझे कुछ याद नहीं था। अच्छा लगता है कि तुम परेशान हो गई हो, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलता हूँ। मेरे शौहर ने मुझे शॉपिंग पर जाने की तरगीब दी तो मैंने थकावट का बहाना कर लिया। मैं सच में इनकी हकीकत जानना चाहती थी। मेरा शौहर मुझसे और कोई बात नहीं करता था, लगता था जैसे हम बस दोस्तों की तरह रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो मुझसे फिर जिद करने लगा, चलो ना, दिन को मैं शॉपिंग पर नहीं लेकर जा सकता, अभी रात है, रात का वक्त चलते हैं। मेरे शौहर ने कहा था, क्यों दिन को क्यों नहीं जा सकती? मैंने सवाल किया तो वो चुप हो गया, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, तुम्हें जो चीज पसंद आए, जिस पर हाथ रखोगी मैं वही लेकर दूंगा। मैं शौहर की बात सुनकर खुश हो गई। हम लोग बाजार गए। मैंने काफी महंगी चीजें पसंद की, क्योंकि मुझे इस बात का गुस्सा भी था कि मेरा शौहर रात को मेरे कमरे में नहीं आया, मुझसे बात नहीं की। सो मैंने खूब महंगी शॉपिंग की। तकरीबन 1 लाख रुपये बिल आ गया। मैंने 1 लाख की शॉपिंग जिंदगी में कभी नहीं की थी, लेकिन मेरे शौहर ने बिना तंग हुए वो सारा बिल अदा कर दिया और फिर मुझसे कहा कि तुम्हें और भी कोई चीज चाहिए हो तो तुम वो भी खरीद लो। इनका मेहरबाना रवैया देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैं वाकई में खुशकिस्मत औरत थी जिसे इतना मोहब्बत करने वाला और सखी शौहर मिला। शौहर तो अमूमन कंजूस मखलूक का नाम समझा जाता है, लेकिन मेरा शौहर ऐसा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी सास से भी अपने ताल्लुकात बेहतर करूंगी ताकि वो मुझसे हर बात बताया करे, मुझे इस घर में रहने का ढंग आए। लेकिन अजीब बात तो ये हुई, रात को मैं अपनी सास के कमरे में जा रही थी, देखा तो वो अपने होठों पर लिपस्टिक लगाए तैयार हो रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं इन्हें तैयार होता देखूं। मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ी रह गई। मैंने सोचा था मैं इनको सलाम करूंगी, लेकिन वो दरवाजे से किसी हवा की तरह निकली थी। रात का वक्त था, मुझे लगा कि शायद बाहर हवा खवारी के लिए जा रहे हैं, लेकिन इतना तैयार होकर हवा खवारी के लिए कौन जाता है। मैंने इनका भेजा किया। बेरनी दरवाजे पर आकर उन्होंने इधर उधर देखने के बजाय दरवाजे को बंद किया और बाहर निकल गई। मैं आकर गेट के पास खड़ी हो गई, गेट की जाली से बाहर देखने लगी। बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी जिसमें मेरे सास खुद बैठी और गाड़ी चल पड़ी थी। मैं हैरान थी कि सास रात के इस पहर कहाँ गई। क्या मेरे शौहर को इस बात का अंदाजा नहीं? 6-7 बेटों के होते हुए भी मेरी सास का ये रवैया था। ये तो किसी जवान औरत की तरह जी रही थी और वाकई में
इसके चेहरे पर कोई बुढ़ापा नहीं था। हो सकता है अपना ख्याल रखती हो, मैंने दिल में सोचा। वापस अपने घर में आई तो कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा बजाया लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। मैं बाहर ही खड़ी हो गई। अचानक दरवाजा खुला। मेरे सातों देवर कमरे से बरामद हुए। इनके पीछे मेरा शौहर भी नहीं था। मुझे देखकर नजरें चुराने लगा। ओहो, तुम डरो नहीं, हम लोग एक गेम खेल रहे थे। मेरे शौहर ने ये कहकर मुझे खामोश करवा दिया। देवर सभी एक लाइन बनाकर दूसरे कमरे में चले गए, लेकिन वो मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मेरा शौहर भी कमरे में आया तो बहुत पीछे लग रहा था, जबकि मुझे इनमें से किसी की भी कोई समझ नहीं आई थी। मैं वक्ती बैठ गई। मैं अपने शौहर को देखने लगी। गौर से तो वो चिढ़ गया। बोला कि क्या देख रही हो, ऐसे देखती हो जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, बस तुम्हारी समझ में नहीं आता। मेरा काम, मेरा कारोबार, मेरी शख्सियत रफ्ता रफ्ता आ जाएगा, फिक्र की बात नहीं। इसने लापरवाही से अपनी घड़ी बेड पर फेंकी और गुस्ल खाने में चला गया। मेरा शौहर मेरी तरफ मुतवज्जा ही नहीं होता था, हर वक्त किसी न किसी सोच में गुम रहता। मैंने भी अब कोशिश करना छोड़ दी थी। ज्यादा वक्त अपनी सास के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन सास तो अपने घर से ही चली गई थी। अब मैं किसे कहती, यहाँ तो अवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। मुझे इस रात अपने ही घर में बहुत अकेला महसूस हो रहा था। मेरा शौहर कमरे से चला गया। वो दीवारों के कमरे में वापस चला गया था। सब लड़के एक ही कमरे में जमा थे। सहन में आकर मेरे जहन में इन सातों की शक्लें घूमने लगी। एक का गंदमी, दूसरे का काला, तीसरा बिल्कुल ही गोरा। ये तो आपस में बहन भाई भी नहीं लगते थे। इनके चेहरे महरे और उम्रें एक जैसी थी। ऐसा लगता नहीं था कि इनमें एक एक साल का फर्क हो, जबकि मेरी सास भी कोई जवान औरत ही मालूम होती थी। चेहरे पर झुर्रियां तो छोड़ो, इसकी आंखें, बाल, हर चीज इस तरह तरोताजगी से भरपूर थी कि यकीन नहीं आता था कि इस औरत की उम्र 30 साल से ज्यादा होगी, और थी भी नहीं। इसके हाथ पांव भी नौजवान लड़की के जैसे थे। मैंने सोच लिया कि मैं यह बात अपने मामू को बताऊंगी। मेरे मामू पुलिस इंस्पेक्टर थे। आदमी को देखकर दूर से पहचान जाते थे। मेरी इस शादी पर भी नाराजगी थी कि हमने बिना तहकीक के ये रिश्ता क्यों मंजूर किया। तभी मैंने इन्हें फोन किया, सारी सूरत हाल से आगाह किया, तो बोले कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद तुम्हारे घर आता हूँ। घर आकर मैं सारी सूरत हाल का जायजा लूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा कि करना क्या है। मैं अपने मामू की बात सुनकर खुश हो गई। वो मेरे घर आ गए। घर आकर उन्होंने दरवाजे पर बेल नहीं बजाई, मुझे बाहर आने का कहा। मैं गई, मामू को अंदर कमरे में लेकर आई। वो मेरे शौहर के कमरे में गई। उन्होंने बिना किसी दस्तक के कमरे में झांका और फिर इनका रंग तो पीला पड़ गया। वो अंदर कमरे में मेरे शौहर से मिलने नहीं गई। मुझसे बोले कि तुम यहीं पर रुको और अपने शौहर को इस बात से आगाह मत करना। मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। आधे घंटे के बाद हमारे घर के बाहर पुलिस के मोबाइल खड़े थे। मैं हैरान थी कि ऐसा क्या हो गया। मेरे मामू अंदर आए। उन्होंने इन सब बातों लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे सर पर दिलासा देकर बोले, बेटे खुदा का शुक्र करो कि तुम बच गई हो। ये तुम्हारा शौहर नहीं, ये तो डाकुओं का गैंग है, जिनको बस लोगों को दिखाने के लिए एक औरत की जरूरत थी, जिसकी वजह से लोग इन पर यकीन कर सके और इन्हें रहने के लिए कोई घर दे दे। ये सब मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। बहन भाई तो ये है ही नहीं, वो औरत भी इनकी गैंग की है। मैं तो इनकी तलाश में था, इन्हें ढूंढ रहा था। सातों की शक्लें मुझे याद थी। सातों के साथ चोर हैं, जेब कतरे हैं। अगर तुम्हें उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया तो यकीनन तुम्हारी माँ की कोई नेकी काम आ गई होगी, वरना तो ये लोग बहुत खतरनाक हैं। मैं ये बात सुनकर बहुत परेशान हुई थी। मैंने अपनी आखिरी उम्र में एक ही ख्वाब देखा और वो भी टूटकर चिकनाचूर हो गया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी तो यह बात समझ से बाहर थी। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो मुझे सब्र दे ताकि मैं इन सब हालात का मुकाबला कर सकूं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।